अजीत डोभाल ने ना सालों पहले एक बात कही थी, भारत विदेशों से इतना नहीं हारा, हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। आज धुरंधर मूवी के बाद इंडियंस के एक वर्ग के जो मेल्टडाउन हो रहे हैं ना, वो अजीत डोभाल की इस बात को 100% सच साबित करते हैं। और ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान के कुछ लोग धुरंधर मूवी को प्रेज कर रहे हैं। मूवी मस्ट वॉच है। इट इज सो गुड। मुझे समझ नहीं आ रही सबसे अच्छी एक्टिंग किसने की है, और इतनी अच्छी मूवी मेरे नहीं ख्याल में मैंने कभी पहले देखी है। आई एब्सोल्युटली लव्ड द मूवी। सब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी एक्टिंग थी। और मूवी की डायरेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, एवरीथिंग वाज टॉप। मस्ट वॉच। एंड टू ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज, ये मूवी देख के आए। ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल फैक्ट्स हैं। तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट लिबरल्स ने धुरंधर को फेक प्रोपेगेंडा, फासिज्म, हाइपर मस्कुलिनिटी, हेट नैरेटिव, इस्लामोफोबिया, पाकिस्तान ऑब्सेशन और पता नहीं क्या क्या टैग दे दिया है। डिस्पाइट इस फैक्ट के कि धुरंधर ने पाकिस्तान को वो रियलिटी दिखाई है जो सालों से डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हम भारतीयों से हमेशा छुपाई गई थी। कराची के गैंग नेटवर्क्स, लियारी के टेरर हब्स, आईएसआई के हैंडलर्स, बलोचिस्तान और कश्मीर के कनेक्शंस, ये सब रियल वर्ल्ड इनपुट्स पर बेस्ड था। इनफैक्ट बाकायदा मूवी में 26/11 का असली फुटेज, हैंडलर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक दिखाई गई है। ज्यादा कुछ भी फिक्शनल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आज कुछ भूतिया लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो इस रियलिटी पर ऐसे बौखला रहा है जैसे पाकिस्तान मानो इनका कोई रिश्तेदार लगता हो, या फिर जिसको एक्सपोज होता देखकर इनकी रूह हिल गई हो। ये जो बौखलाहट है ना, वो अजीत डोभाल की इस वार्निंग को बिल्कुल सच प्रमाणित कर देती है कि भारत की सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो एक्सटर्नल एनिमी से नहीं है, इंटरनल एनिमी से है। और भारत को आंतरिक या बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। उन लोगों से है जिनको अपने ही देश का नैरेटिव चुभता है, और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ेगी कि इसके एक दो एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि पूरी ब्रिगेड उठकर खड़ी हो गई है कि कैसे भी धुरंधर में जो सच दिखाया गया ना, उसको दबाया जा सके। द वायर वालों ने पूरा आर्टिकल लिख दिया कि कैसे धुरंधर एक पूरी प्रोपेगेंडा और ट्रोल फिल्म है। मतलब इनके लिए मूवी में जो 26/11 की घटना दिखाई गई है ना, वो पूरा प्रोपेगेंडा है। हाँ जी, हो भी सकता है, क्योंकि जिन्होंने कसाब और पाकिस्तान को छुपाने के लिए भगवा आतंकवाद का नैरेटिव ही गढ़ दिया हो, उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। देखिए, ये वही वायर है जो पठान को एक मास्टरपीस बताती है, क्योंकि इसमें आईएसआई और रॉ के बीच में रोमांस दिखाया गया है। पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट किया गया है, उल्टा एक्स इंडियन आर्मी ऑफिसर को ही टेररिस्ट बता दिया गया है। मतलब बेशर्मी की हदें पार करना कोई इनसे सीखे, जबकि असल रियलिटी ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां ना जाने कितने काफिरों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लाम को नहीं कबूला था। कितनी हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को जबरन उठाकर निकाह और कन्वर्जन करवाया गया है वहां पर। जो नहीं माने उनको गोली मार दी गई है, फिर गायब कर दिया गया। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में लिस्टेड हैं। लेकिन जैसे ही इन चीजों को इन लिबरल से पूछो तो इनके मुंह में पता नहीं क्या जम जाता है, शायद दही जम जाती होगी, और फिर नैरेटिव बनाने लगते हैं कि इन चीजों का तो रिलीजन से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसे ही आदित्य नाम का एक बंदा है जो साफ तौर पर धुरंधर को प्रोपेगेंडा बता रहा है और कह रहा है कि आने वाले समय में रामायण और वाराणसी भी आने वाली है, ये फिल्में भी बहुत डैमेज करेंगी। सिद्धार्थ नाम का ये बंदा कहता है कि धुरंधर में सिर्फ डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री और प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल जी, 26/11 कहां हुआ था? वो तो आरएसएस ने टाइम से पहले एआई का यूज करते हुए कर दिया था कुछ कांड, उसकी वीडियोस हम देख लेते हैं। कोई कहने लगा कि ये बीजेपी की प्रोपेगेंडा मूवी है, तो कोई कहने लगा कि धुरंधर ने हिस्ट्री का मर्डर कर दिया है, तो किसी ने नाजी प्रोपेगेंडा बता दिया इसे। और यही नहीं, सुचित्रा त्यागी जैसी रिव्यूअर सामने आती हैं और लिख देती हैं कि भाई धुरंधर असल में हाइपर मस्कुलिनिटी, इन्फ्लेमेटरी, जिंगोइस्टिक और फासिस्ट नैरेटिव है। पता नहीं भाई साहब, आर्टिकल लिखने से पहले डिक्शनरी खोलते हैं, क्या करते हैं, आधी बात तो समझ में नहीं आती। और ये सारी बातें इसलिए लिखी गई हैं कि आदित्य धर ने बिना किसी शुगर कोटिंग के रियलिटी को दिखा दिया है। The issue lies with how cumbersome the viewing experience is. We are told in the beginning that this is inspired by some incredible real events. No further information is provided. In the middle of recreating the 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting
two real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day or those days, effectively blurring all non-committal lines he had etched. And Akshay Khanna and Ranveer Singh barrel forward in a moving car. Ranveer's at the wheel. They're heading straight into another action set piece. But beneath the adrenaline, I continuously felt an unmistakable unease. Something sinister hums under the surface. I can't quite articulate it yet. This film comes out in April. But you best believe something nefarious is afoot. लेकिन इन लोगों की आयरनी देखिए कि यही रिव्यूअर्स पठान को क्रिएटिविटी के नाम पर प्रेज कर रहे थे, उस पर तालियां पीट रहे थे। तब ये सारा वायलेंस, ये सारी हाइपर मैस्कुलिनिटी, ये सारे टेस्टोस्टेरोन्स आर्ट बन कर निकल रहे थे इनके। लेकिन भारत में अगर पाकिस्तान की वजह से जो वायलेंस हो रहा है उसको एज इट इज दिखा दो तो हाइपर मैस्कुलिनिटी, जिंगोइस्टिक सब कुछ हो जाएगा। और इन सब चीजों को एज इट इज क्यों ना दिखाया जाए। पाकिस्तान के सबसे डेंजरस टेरर नेटवर्क्स में सालों तक भारत के लिए जानकारी इकट्ठा करने वाले भारत के एजेंट्स सॉफ्ट बॉय बनकर सर्वाइव कर लेंगे क्या वहां पर? वो भी तब जब हर पल उनके सर पर मौत मंडरा रही हो, जहां एजेंट्स की एक गलती और बस टॉर्चर करके उनको मार दिया जाएगा। वहां पर भाई साहब हाइपर मैस्कुलिनिटी नहीं होगी तो क्या होगा? और इसीलिए मेरी बहन कभी अपने एलीट बबल से बाहर आकर रियल रॉ और CIA मोल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ लो, शायद थोड़ी सी अकल आ जाएगी आपको। ऐसे ही ना फिर एक अनुपमा चोपड़ा नाम की एक दीदी है जो है तो इंडियन, पर दिल पता नहीं कैसे धड़कता है, कहाँ के लिए धड़कता है। मैडम ने बाकायदा वीडियो बना दिया कि कैसे धुरंधर फुल ऑफ शेयर नेशनलिज्म और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को इन्फ्लेमेटरी बनाकर प्रेजेंट करती है। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narratives. एक तो भाई इस इन्फ्लेमेटरी वर्ड ने खा लिया है। इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ चीज, मतलब पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर एक्टिविटीज को दिखाना भड़काऊ हो गया है। मैं इस दीदी से पूछना चाहूंगा कि क्या कराची के गैंग वॉर्स भारत ने इन्वेंट किए थे? क्या 26/11 भारत ने स्क्रिप्ट किया था? क्या IC-814 भारत ने हाईजैक किया था? क्या भारत ने खुद अपनी पार्लियामेंट पर अटैक करवाया था? अगर ये सारे फैक्ट्स बता देना किसी फिल्म के अंदर भड़काऊ है तो फिर सोचिए कि पाकिस्तान का पूरा इतिहास कितना भड़काऊ होगा। इसके बाद राहुल देसाई आते हैं और कहते हैं कि भाई रणबीर के कैरेक्टर में नेशनलिज्म है, ह्यूमैनिटी नहीं है। आरफा खानम आती है और कहती है कि ये फिल्म जो है ना वो मेजॉरिटेरियनिज्म को बढ़ावा देती है, एंटी मुस्लिम है। आप और हमें याद है वो दौर जबकि फिल्में देखी जाती थी इसलिए कि मन हल्का किया जाता था। परिवार के साथ रविवार के दिन सिनेमा देखने जाया करते थे थिएटर में और उसके बाद डिनर किया करते थे और अच्छी एक फीलिंग होती थी। या कभी कभी फिल्में जो आर्ट फिल्मों के नाम पे बनाई जाती थी कि समाज की कुछ गहरी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए, या कभी कभी ऐसी फिल्में बनाई जाती थी जो सांप्रदायिक और जातीय सौहार्द को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। और इसी तरीके से शिरीन खान आती है, उन्होंने ज्ञान दिया कि भाई फिल्म जो है मुसलमानों के खिलाफ हेट को लेजिटिमाइज करेगी। इशिता सेन गुप्ता नाम की यूजर कहती है कि धुरंधर पाकिस्तान से बहुत ऑब्सेस्ड है। और इसी तरीके से तत्सम मुखर्जी कहता है कि धुरंधर हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ा रही है और मुस्लिम कैरेक्टर्स को कसाई बनाकर दिखा रही है। पाकिस्तान एक बहुत ही इजी टारगेट है हिंदी फिल्मों के लिए, लेकिन उसका मैसेजिंग थोड़ा और इंसिडियस है। उसका मैसेजिंग हमेशा इट्स ऑलवेज लाइक द मुस्लिम्स आर बैड। It's they kind of equate Pakistanis with like मुसलमान and Islam को मानने वाले, and it's kind of like an indirect attack. It almost creates this environment of like prejudice against like Muslims even in India. बेसिकली वही इस्लामोफोबिया वाला नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके दिमाग में कौन से मीम्स आ रहे होंगे सारे मेल्टडाउन देखकर। लेकिन अभी तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी और सुनिए। मिंट ने आर्टिकल छाप दिया कि पाकिस्तान पर बनी इस फिल्म से बैड वाइब्स आती है। और बैड वाइब्स का मतलब पता है क्या है? फैक्चुअल रियलिटी इन लोगों को अनकंफर्टेबल लग रही है। भाई अगर आतंकवाद पर बनी मूवीज में तुम वाइब्स ढूंढ रहे हो ना तो थोड़ा चेकअप करा लो, पैसे मैं दे दूंगा। देखिए इनका मेल्टडाउन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि फिल्म अच्छी बनी है, इनका मेल्टडाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि फिल्म सच बोलती है। और ये जो सच है ना ये इनके पूरे नैरेटिव के खिलाफ जाता है। क्योंकि जब तक बॉलीवुड पठान और टाइगर टाइप्स की फिल्म में रॉ और ISI का रोमांस दिखा रहा था, पाकिस्तान को ह्यूमनाइज कर रहा था, इंडियंस को ही गिल्ट ट्रैप में डाल रहा था, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक फिल्म ने पाकिस्तान का रियल पोर्ट्रेयल कर दिया ना तो इनके पृष्ठभाग में असहनीय दर्द हो गया है। और इसी कारण से अजीत डोवाल का दिया गया सालों पहले का एक स्टेटमेंट कोई फिलॉसफी नहीं था
वो एक बिटर रियलिटी का पोस्टमार्टम था। भारत हर बार तब हारा है जब अपने ही लोग एक्सटर्नल एनिमी के प्यादे बन गए हैं। हिस्ट्री भरी पड़ी है, हम लोग एकजुट नहीं हुए। गौरी ने इसी फूट का फायदा उठाकर जीत दर्ज की। स्थानीय सामंत आपस में लड़ते रहे और सेन साम्राज्य को सपोर्ट नहीं मिला और इसी वजह से बख्तियार खिलजी ने थोड़े से सैनिकों से पूरा बंगाल जीत लिया। राजस्थान के कुछ घरानों ने अपनी दुश्मनी को भूलने की बजाय मुगलों से हाथ मिला लिया। मुगलों ने इन्हीं भारतीय सेनाओं के सहारे भारत पर कब्जा जमाया। अफगान ताकतें भारत में केवल इसलिए टिक पाई थी क्योंकि भारतीय सरदारों ने उन्हें जमीन और सेना दी थी। ये वही अफगान थे जो बाद में लगातार लूट और आक्रमण के आधार बने। मराठों के बीच में भी एकता खत्म हुई और इसी फूट के कारण अफगानों, निजाम और अंग्रेजों को लगातार मौके मिले। सिंध के अमलदारों ने बार बार बाहरी ताकतों को रास्ता दिया। ब्रिटिशर्स पंजाब जीत सके क्योंकि सिख राज में दरबार खुद दो फाड़ हो चुका था। अंग्रेजों ने भारत को नहीं जीता था क्योंकि उनके लिए लड़ने वाले सिपाही खुद भारतीय थे। और ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिनको बार बार दिखाया जा सकता है कि कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो भारत को कदाचित हरा सकती थी। वो भारत के ही लोग थे जिनकी वजह से भारत हर बार हार रहा है। लेकिन आज बस अच्छी खबर यह है कि फाइनली हमारी यंग जनरेशन जागरूक होने लगी है। एटलीस्ट एक बड़ा वर्ग तो जरूर होने लगा है। उन्हें रियलिटी और एक्चुअल प्रोपेगेंडा में फर्क समझ आने लगा है और यही कारण है कि आज भारत के इन लोगों को इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि फेक सेक्युलरिज्म, फेक पाकिस्तानी एजेंडा अब चलेगा नहीं। आज की डेट में भारत जितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है ना, उतना कभी नहीं था। और जब एक देश कॉन्फिडेंट होता है, नैरेटिव कंट्रोल नेचुरली उसके पास शिफ्ट हो जाता है और इसी शिफ्ट का दर्द आज इन लोगों के मेल्टडाउन में क्लियरली दिख रहा है। जनरल बिपिन रावत ने भारत के अंदर भी आधा मोर्चा बताया था जिससे भारत को लड़ना है, और ये आधा मोर्चा कैसे एक फिल्म से बाहर निकल कर आ गया है, ये अपने आप में एक मिसाल है।